ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉन सेंट्रल फोर्स है ना, ये हमारे पास सिलेबस में भी है। तो नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना है हमें, वो मैं बता दूंगी, पर आपको लिख के क्या आना एग्जाम में वो सारा सामने है। द पोटेंशियल शुड डिपेंड ऑन द एंगल्स विच देयर स्पिन्स make with the line joining the two particles and the radial distance r, such a potential is called non-central potential. Non-central potential should have the form this. थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो हमारे पास सेंट्रल फोर्स में क्या होता है, सेंट्रल फोर्स की अगर अपन डेफिनेशन देते हैं तो ऐसा फोर्स जो केवल आर पे डिपेंड करे, एंगल पे डिपेंड ना करे, वो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होता है वो सेंट्रल पोटेंशियल होता है। तो अगर नॉन सेंट्रल फोर्स हमें लेना है तो वो डिस्टेंस के साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमें एंगल कौन सा लेना है, तो सपोज हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है आर एंड थीटा, तो रेडियल डिस्टेंस मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है। सो कोई भी जो पार्टिकल होगा, सपोज प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, उसका कुछ ना कुछ स्पिन वेक्टर होगा। तो उसका जो स्पिन वेक्टर है वो रेडियल डिस्टेंस के साथ में एंगल बनाना चाहिए, और जो फोर्स उस पर लग रहा है वो फोर्स इस थीटा पे डिपेंड करना चाहिए। ऐसा फोर्स जो होता है वो नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, और इसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो होता है वो नॉन सेंट्रल पोटेंशियल होता है। अब आप डेफिनेशन को वापस पढ़िए। द पोटेंशियल शुड डिपेंड ऑन द एंगल्स, एंगल पे डिपेंड करना चाहिए। कौन से एंगल, विच देयर स्पिन, ये रहा स्पिन, मेक विद द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल, दो पार्टिकल है सपोज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों को लाइन ज्वाइन करवा दिया, एंड रेडियल डिस्टेंस, और यही उनकी रेडियल डिस्टेंस होती है आर। सच पोटेंशियल इज कॉल्ड नॉन सेंट्रल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। इस तरह के पोटेंशियल को नॉन सेंट्रल पोटेंशियल कहते हैं। इसका यूजुअली जो फॉर्म होता है वो होता है वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन इसको। वी जो होगा वो वी आर, और यहाँ पे S12 लिख दिया अपन ने, जिसमें क्योंकि आर का पार्ट तो आएगा ही आएगा, यानी सेंट्रल पार्ट तो आएगा, इसलिए इसलिए वी आर तो लिख लिया। जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे लिखा है, दिस जो जो भी अपन ने ये एक्स्ट्रा टर्म लिखा है, ये टेक केयर करेगा किसका, एंगल डिपेंडेंसी का। सो इक्वेशन 1 आपको समझ में आ गया। अब ये जो S12 है इसकी वैल्यू कहाँ क्या होती है, सो इसकी वैल्यू का डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, आपको बस याद रखना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी हर टर्म क्या आता है। इसका फॉर्मूला आता है 3 सिग्मा 1 डॉट आर नॉट सिग्मा 2 डॉट आर नॉट माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 और आर नॉट क्या है। नाउ आर नॉट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आर। सो दो पार्टिकल है, ड्यूटेरॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग आर है, तो आर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा आर नॉट कैप होगा। तो आर नॉट कैप तो समझ में आ गया। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द पाउली स्पिन ऑपरेटर्स फॉर द पार्टिकल्स। इस केस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके लिए पाउली स्पिन ऑपरेटर जो है वो सिग्मा 1 है, करेक्ट। प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा 2, या प्रोटॉन के लिए सिग्मा 1 और न्यूट्रॉन के लिए सिग्मा 2 मान लो। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप पाउली स्पिन ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो जो ये S12 होगा हमारा, ये टेंसर फोर्स ऑपरेटर होगा S12, और जो VT आएगा, ये VT हमारा क्या हो जाएगा, नॉन सेंट्रल या फिर टेंसर पोटेंशियल। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू विग्नर द न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन इज इनवेरिएंट अंडर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन एंड इन्वर्जन ऑफ द ऑब्जर्वर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विग्नर नाम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन होता है, ड्यूटेरॉन के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इनका जो इंटरेक्शन होता है, इनका इंटरेक्शन को सपोज हम बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ऑब्जर्वर अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर जाए, या रोटेशन कर जाए, या अपने कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट कर ले, इन्वर्जन भी हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट हो ऑब्जर्वर का, चाहे रोटेशन हो चाहे इन्वर्जन हो, इन तीनों के होने से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही यहाँ पे कहा गया है। सो लेट्स री रीड द स्टेटमेंट अगेन। अकॉर्डिंग टू विग्नर द न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन इज इनवेरिएंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर द डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन एंड इन्वर्जन ऑफ ऑब्जर्वर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि मान लीजिए मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मैं रोटेट कर जाऊं, या मेरा इन्वर्जन हो जाए, तो भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिनको मैं देख रही हूँ उनका इंटरेक्शन जो होगा वो उससे अफेक्ट नहीं होगा, एज वेल एज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। नाउ जो पोटेंशियल है V, उसको हम तीन टर्म में लिखते हैं, V1R,
V2R जो कि σ1 σ2 से मल्टीप्लाई होगा और V3R जो कि S12 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स गिव द सेंट्रल पोटेंशियल एंड द लास्ट टर्म गिव द नॉन सेंट्रल। ये वाला पार्ट आपका होगा नॉन सेंट्रल, क्योंकि हमने अभी अभी देखा नॉन सेंट्रल का जो फॉर्म होना चाहिए उसमें V जो है वो R का होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमारा नॉन सेंट्रल ऑपरेटर होना चाहिए। सो जो थर्ड टर्म है वो तो नॉन सेंट्रल वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब फर्स्ट 2 टर्म जो है वो सेंट्रल पार्ट होगा, सेंट्रल पोटेंशियल होगा। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे σ1 डॉट σ2 की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी। σ1 डॉट σ2 जो आता है वो ट्रिपलेट स्टेट के लिए +1 आता है और सिंगलेट स्टेट के लिए -3 आता है। अब ये देख लेते हैं कैसे आया, है ना। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कैसे आया, ये मुझे भी देखना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, ओके। इसके लिए चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आपको समझाना है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का स्पिन मान लीजिए Sn है और प्रोटॉन का स्पिन मान लीजिए Sp है, करेक्ट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, s² लेना पड़ेगा। s² मतलब दोनों का स्पिन का जो टोटल होगा, और वो हमारे पास क्या होगा, मतलब दोनों का वेक्टर ऐड करना है हमें, है ना। S वेक्टर जो आएगा वो होगा Sn वेक्टर प्लस Sp वेक्टर। दोनों की ओरिएंटेशन पता नहीं है, दोनों का स्क्वायर करो तो इधर आ जाएगा s², इधर क्या आ जाएगा Sn² प्लस Sp² प्लस, अगर दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो 2Sn डॉट Sp। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं कैपिटल S की। अब आपको ये बात प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखी है कि ट्रिपलेट के लिए मैंने आपको बता रखा है, ट्रिपलेट के लिए S जो होता है वो 1 होता है और सिंगलेट के लिए S जो होता है कैपिटल S वो 0 होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, करेक्ट। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ये S² निकालते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि S² जो होता है उसकी वैल्यू आती है S+1। H क्रॉस स्क्वायर में यूनिट में आती है, तो मैं H क्रॉस यूनिट में आती है उसको अभी नहीं लिख रही हूँ, है ना। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू S+1 होती है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही जैसे L² जो होता है वो कितना आता है L+1 H क्रॉस यूनिट में। सो यहाँ पर हमारे पास वो आ गया, तो S² जो है वो कितना आ जाएगा, केवल आ जाएगा S+1 आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं दोनों के केस में। सो फर्स्ट केस जब S हमारे पास 1 हो, यानी कि ट्रिपलेट के लिए, तो ट्रिपलेट के लिए इसकी वैल्यू रखो 1, 1+1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1+1 कितना हो गया 2। सेकेंड सिंगलेट के लिए, सिंगलेट के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, S0 आ जाएगा। सो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 और 0 हमारे पास आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में S² की वैल्यू तो निकाल ली। अब हमें Sn² और Sp² दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो सेम ही आएगी, करेक्ट, तो वो निकाल लेते हैं। सो क्योंकि एवरेज हमेशा सेम ही होता है, सो इसका एवरेज निकालो चाहे प्रोटॉन का एवरेज निकालो वो सेम ही आएगा। अब वो कैसे निकालेंगे, तो इनका भी वही करना पड़ेगा, S एंड S+1, करेक्ट। तो चाहे Sn ले लो, है ना, या फिर Sp और Sp+1 ले लो। हम जानते हैं न्यूट्रॉन का स्पिन कितना होता है 1/2, और ये 1/2 + 1, इसका भी कितना होता है 1/2 और ये 1/2 + 1, है ना। अभी z कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं। सो 1/2 और 3/2 कितना हो जाएगा 3/4, और ये भी कितना हो जाएगा 3/4, करेक्ट। सो वापस हमारे फॉर्मूले में चलते हैं। हमारा फॉर्मूला था S² = Sn² प्लस Sp² प्लस 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Sn डॉट Sp, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं Sn डॉट Sp। अलग अलग नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। तो यहां से अगर मैं इस टर्म की वैल्यू निकालूं, है ना, Sn डॉट Sp, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, S² माइनस Sn² माइनस Sp²। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रिपलेट और सिंगलेट के लिए अलग अलग आ रही थी, है ना। ट्रिपलेट और सिंगलेट के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास अलग अलग आ रही थी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 1/2 भी तो रखना पड़ेगा हमें, है ना। 1/2 भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। सो ये पूरा के साथ में 1/2 भी आ जाएगा। सो अभी मैं इसके लिए जगह S+1 रख देती हूँ, क्योंकि सिंगलेट और ट्रिपलेट के लिए डिफरेंट होगा। पर इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये वाली वैल्यू हमारे पास थी 3/4 और ये भी थी 3/4। सो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4 माइनस का 3/4, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, ठीक है।
अब इसको ओपन करते हैं, S+1 डिवाइडेड बाई 2, बाहर का 1/2, -3/4, -3/4 कितना होता है, माइनस का 3/2, और वो माइनस का 3/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4। ये हमें Sn डॉट Sp की वैल्यू मिल चुकी है। करेक्ट, हमें हमारे पास ये वैल्यू मिल चुकी है। इतना तक तो समझ में आ गया। अब मैं सिग्मा और एस में जो रिलेशन है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। वो भी रिलेशन हमें डायरेक्टली यूज कर, यार ये भी रिलेशन हमें डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा क्या? सिग्मा क्या होता है हमारे पास में? हाँ, अब यहाँ पर सिग्मा और एस एन में रिलेशन देखना। ये पाउली ऑपरेटर, पाउली स्पिन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज है। पाउली स्पिन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज आप क्वांटम मैकेनिक्स में चेक कर लेना। पाउली स्पिन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी से एक रिलेशन आता है, सिग्मा एन जो होता है वो होता है 2SN, और सिग्मा पी जो होता है वो होता है 2SP। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ SN डॉट SP जो है वो बेसिकली, अगर मुझे सिग्मा के टर्म में लिखना पड़े तो यहाँ से SN की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा n/2 आ रही है, और यहाँ से इसका सिग्मा p/2 आ रही है। सो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा सिग्मा n डॉट सिग्मा p। ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, है ना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमने निकाल ही ली थी। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, S+1 डिवाइडेड बाई 2 -3/4 आ रहा था। करेक्ट, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4 एंड सिग्मा n डॉट सिग्मा p, ये आ जाएगा। यहां तक हमारे पास आ चुका है ना। अब क्या करेंगे अपन, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2s s+1 -3 इज इक्वल्स टू सिग्मा n डॉट सिग्मा p। यस, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखो, सिग्मा n डॉट सिग्मा p, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2s s+1 -3। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट के लिए निकालो। सबसे पहले सिंगलेट के लिए निकालते हैं। सिंगलेट के लिए एस हमारे पास 0 होता है, तो सिंगलेट के लिए सिग्मा 1 कर देती हूँ अब ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2, एस इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, -3, और सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 ट्रिपलेट के लिए, ट्रिपलेट के लिए कितनी आएगी, एस की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना आ जाएगा 2 1 1 + 1 -3, कितना आ रहा है ये 4 -3 1 आ रहा है। अब याद रखना, सिंगलेट के लिए -3 और ट्रिपलेट के लिए +1। मैं बता देती हूँ लिखा हुआ है क्या, ये देख लो, मैंने प्रूव कर दिया है ना। आई हैव प्रूव्ड हियर। सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है इसकी वैल्यू ट्रिपलेट के लिए +1 आती है और सिंगलेट के लिए -3 आती है। इसका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स कंसीडर अ रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अगर रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेल पोटेंशियल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब पहले के दो टर्म याद रखो। इक्वेशन नंबर 3 को देखो एक बार। इक्वेशन नंबर 3 में क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 3 ये रही। इक्वेशन नंबर 3 में है v इज इक्वल्स टू, सिर्फ सेंट्रल पार्ट कर रहे हैं अभी अपन। सेंट्रल पार्ट में था v1r प्लस v2r सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, ठीक है, ये था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले v निकालना पड़ेगा ट्रिपलेट के लिए। vt कर देते हैं ट्रिपलेट के लिए। ट्रिपलेट के लिए v1r एज इट इज आ जाएगा, और ट्रिपलेट के लिए सिग्मा, ये डॉट कितना आ रहा है ट्रिपलेट के लिए, ये +1 आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, तो प्लस v2r, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 4 देखो, vt इज इक्वल टू v1r प्लस v2r। अब सिंगलेट के लिए करते हैं। सिंगलेट के लिए v1r तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। -3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। माइनस का 3 v2r आ जाएगा। ये माइनस का 3 v1r माइनस 3 v2r हो जाएगा सिंगलेट के लिए। करेक्ट। और जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं ड्यूटेरॉन के लिए, हमने पूरा जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके करते हैं। वो वैल्यू जो आती है ट्रिपलेट स्टेट में, हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आती है 38 MeV, और सिंगलेट स्टेट में हमारे पास वैल्यू आती है 14 MeV। इसका कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके जैसा कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं बोलूँ v1 प्लस v2 आपके पास आ रहा है 38, और v1
-3v2 आपके पास आ रहा है 14। सो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v1 और v2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। सो टू इक्वेशन टू अननोन सॉल्व करना है और v1 v2 की वैल्यू। सो ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशन v1 की वैल्यू आ रही है 32 और v2 की वैल्यू आती है 6। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ ये बात हुई पूरे सेंट्रल टर्म की, क्योंकि हमने केवल v1 और v2 की बात करी है, हमने सिर्फ सेंट्रल फोर्स की बात करी है। इफ द नॉन सेंट्रल फोर्स इज प्रेजेंट अलोंग विद द सेंट्रल फोर्स, अब आता है थर्ड टर्म जो कि हमारा v3r था, क्योंकि v3r के साथ में S12 भी था। सो अगर हमारा सेंट्रल फोर्स के साथ साथ में नॉन सेंट्रल फोर्स भी प्रेजेंट है, देन द हैमिल्टोनियन इज इनवेरिएंट only under combined rotation of the space and spin coordinate. So L square and S square may not commute with H, but J square will commute with H. अब यहाँ पर मैं आपको क्या बता, where J is the total angular momentum, hence J and mj are good quantum numbers in this case. यहाँ पर क्या बताना चाह रही है इस पैराग्राफ में, ये कहना चाह रहे हैं कि आपके V1r और V2r जो कि सेंट्रल पोटेंशियल वाले टर्म है, अगर उनके साथ में नॉन सेंट्रल वाला टर्म भी रहा, नॉन सेंट्रल वाला टर्म भी प्रेजेंट हुआ, तो हैमिल्टोनियन जो होता है उसके इनवेरिएंट होने में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो हैमिल्टोनियन होता है वो अब क्या करता है, एल स्क्वायर के साथ कम्यूट नहीं करता है, एस स्क्वायर के साथ कम्यूट नहीं करता है, बल्कि जे स्क्वायर के साथ कम्यूट करता है। और जब कम्यूट करता है तो मैंने आपको बताया था कम्यूट करने में होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऑपरेटर अगर कम्यूट करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो साइमल्टेनियसली मेजर की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एच जो होता है वो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम के साथ तो अच्छा कम्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन इनके टोटल के साथ कम्यूट कर रहा है। तो एल स्क्वायर को मेजर करने की बजाय या एस स्क्वायर को मेजर करने की बजाय जे को मेजर करना ज्यादा बेटर होता है इस कंडीशन में। अब वापस पढ़ते हैं। तो इफ द नॉन सेंट्रल फोर्स इज प्रेजेंट along with central force, then the Hamiltonian H is invariant, क्योंकि हमें चाहिए Hamiltonian invariant रहना चाहिए। अब H कब invariant होता है, H is invariant only under combined rotation। वो कंबाइंड रोटेशन होता है, यानी कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसके अबाउट आपका एल वेक्टर भी रोटेट कर रहा है, एक रोटेशन एल का हो रहा है, एक आपका एस का भी रोटेशन हो रहा है, और एक इन दोनों का टोटल जो है जे वो भी जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। तो जो हैमिल्टोनियन है इन तीनों केसेस में, एस का रोटेशन करोगे तो हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा, एल रोटेट करेगा हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा, लेकिन जे रोटेट करेगा हैमिल्टोनियन चेंज नहीं होगा। सो और वापस देखना, H is invariant only अंडर कंबाइंड रोटेशन, और कंबाइंड के क्या होता है, J होता है, क्योंकि वो L और S का टोटल होता है ऑफ द स्पेस एंड स्पिन। स्पेस वाला पार्ट आपका L हो गया, स्पिन वाला पार्ट आपका S हो गया। सो L स्क्वायर एंड S स्क्वायर मे नॉट कम्यूट विद H, इसलिए H के साथ L स्क्वायर S स्क्वायर कम्यूट नहीं करते हैं, पर J स्क्वायर कम्यूट करता है। इसलिए इस कंडीशन में J जो होता है और MJ होता है, दीज आर द गुड क्वांटम नंबर। ठीक है, इस पैराग्राफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ from the Pauli's theory of spin, we know that a spin half particle can have only two possible states, alpha and beta, alpha spin up, beta spin down orientation respectively। पाउली की स्पिन थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके पास स्पिन हाफ पार्टिकल है तो वो केवल दो पॉसिबल स्टेट में रह सकता है, स्पिन अप या फिर स्पिन डाउन। तो अगर कोई सिस्टम है जिसमें आपके पास दो पार्टिकल हैं और दोनों स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो उनके हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन देखो क्या हो सकते हैं कि हमारे पास में दो पार्टिकल है, एक का स्पिन अल्फा 1 है, सॉरी हमारे पास दो पार्टिकल हैं मान लीजिए, और अल्फा का मतलब है स्पिन अप और बीटा का मतलब मान लीजिए स्पिन डाउन। सो अगर दो पार्टिकल को साथ में रहना है तो पॉसिबल चार तरीके हो सकते हैं। कैसे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दोनों पार्टिकल अप स्पिन में रहें, दोनों पार्टिकल अप स्पिन में रहें। दूसरा कॉम्बिनेशन है दोनों पार्टिकल स्पिन डाउन में रहें। तीसरा कॉम्बिनेशन है कि पहला अप में रहे दूसरा डाउन में रहे, या फिर चौथा कॉम्बिनेशन है कि पहला डाउन में रहे और दूसरा अप में रहे। तो ये आपके पास में चार पॉसिबिलिटीज बनती है। इन चार में से तीन जो होती है वो सिमेट्रिक होती है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक देखा जाए तो केवल ये है, ये वाली सिमेट्रिक है और ये वाली सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें एरो का एक्सचेंज करने से स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड फोर्थ विद पैरेलल स्पिन ओरिएंटेशन। पैरेलल क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों अप में है
और फोर्थ वाली, ये तो हो गई फर्स्ट वाली और ये हो गई फोर्थ वाली, दे गिव टू सिमेट्रिक स्पिन स्टेट। ये सिमेट्रिक है सिंस इंटरचेंज ऑफ द स्पिन ऑफ दीज टू पार्टिकल डज नॉट चेंज द स्टेट, करेक्ट। लेकिन जो सेकंड और थर्ड है ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है, क्योंकि सेकंड वाले में आप ध्यान से देखें तो ये भी एंटी पैरेलल है और ये भी एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पर एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन आ रही है विच रिप्रेजेंट स्टेट्स विच आर नाइदर सिमेट्रिक नोर एंटी सिमेट्रिक। अब ये तो क्या है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इनके दो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिनमें से एक हमारे पास सिमेट्रिक आ जाता है और दूसरा हमारे पास एंटी सिमेट्रिक आ जाता है। तो अब हमारे पास टोटल सिमेट्रिक कितने हो गए, 3 हो गए। वाई, अल्फा 1 अल्फा 2 तो हमारे पास पहले से सिमेट्रिक था, करेक्ट। बीटा 1 बीटा 2 हमारे पास पहले से सिमेट्रिक था, और जो बीच वाला था जिसमें एक अप था और एक डाउन था, तो ये अल्फा 1 है और ये देखो कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, ये देखो अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 1 अल्फा 2, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2, और डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या कर दिया, √2। दूसरे कॉम्बिनेशन में अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 डिवाइड, यहाँ माइनस आएगा सॉरी, माइनस √2। अब इसमें से अगर आप अल्फा 1 और बीटा 2 को एक्सचेंज करते हो तो एक माइनस साइन बाहर आता है, इसमें एक्सचेंज करते हो तो कोई साइन बाहर नहीं आता है, ये क्या रहता है, सेम रहता है। सो दिस इज सिमेट्रिक, ये क्या हो जाएगी आपके पास सिमेट्रिक और ये हो जाएगी आपके पास एंटी सिमेट्रिक। सो एंटी सिमेट्रिक आपको एक ही स्टेट मिली है और वो एंटी सिमेट्रिक स्टेट ये वाली है, सिमेट्रिक में आपको ये वाली भी मिल गई। तो एंटी सिमेट्रिक में आपके पास इसका मतलब सिंगलेट मिल रहा है, सिंगलेट का मतलब आपके पास s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो s 0 में आपके पास sz भी 0 आ जाएगा, और जो सिमेट्रिक वाला मिल रहा है वो ट्रिपलेट में मिल रहा है। ट्रिपलेट में अगर आपके पास s इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास ms की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी, -1 0 एंड +1। उसमें से जब दोनों अप स्पिन में होते हैं तो उसके z को हम +1 बोल देते हैं, और जब दोनों डाउन में होते हैं तो -1 बोल देते हैं, और उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको 0 बोल देते हैं। सो देर आर 3 सिमेट्रिक स्पिन स्टेट विद sz इज इक्वल टू +1 0 -1 और s इक्वल टू 0, एंड एंटी सिमेट्रिक स्पिन स्टेट हमारे पास sz 0 और s इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन सेंट्रल फोर्स एज इट इज नॉट कंजर्व्ड, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द फॉर्म ऑफ नॉन सेंट्रल इंटरेक्शन इन इक्वेशन 2 shows that Hamiltonian is symmetric under interchange of sigma 1 and sigma 2, which means the spin states are either symmetric or antisymmetric. So S must be a good spin quantum number. यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में हैमिल्टोनियन जो होता है, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 को इंटरचेंज कर दिया जाए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 को इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी हैमिल्टोनियन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 को आप कंसिडर कर सकते हो अपनी मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए इस कंडीशन में S कैन बी अ गुड क्वांटम नंबर। अब आते हैं अपन L पे। सिंस पैरिटी इज कंजर्व्ड, पैरिटी कंजर्व होती है, द ड्यूटेरॉन वेव फंक्शन डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स with those with even parity and with odd parity। तो इवन और पैरिटी का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो सबसे पहले देखो, मान लो जब आपके पास, हमारे पास कैपिटल एस की तो दो ही वैल्यूज है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट के लिए S0, ट्रिपलेट के लिए S1, तो S तो फिक्स हो गया। लेकिन जब S आपके पास 0 होता है तो L की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, J के इक्वल आएगी। तो S जब 0 होता है तो L आपके पास J के इक्वल आता है। उस कंडीशन में नॉन सेंट्रल फोर्स डज नॉट अफेक्ट द सिंगलेट स्टेट। इस कंडीशन में हमारा नॉन सेंट्रल फोर्स जो होता है वो कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। कारण, क्योंकि आपने ऊपर देखा है कि जब आपके पास स्पिन के बारे में हम बात कर रहे थे तो जो स्पिन क्वांटम नंबर था कैपिटल एस, वो जो था उसके अंदर हैमिल्टोनियन सिमेट्रिक आ रहा था और वो गुड क्वांटम नंबर था, और वही आपने हटा दिया, एस को ही आपने 0 कर दिया। तो इसका मतलब नॉन सेंट्रल का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि एस आपके पास 0 हो चुका है। तो इस कंडीशन में आपके पास V3R के साथ में S12 जो है वो 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नॉन सेंट्रल कंपोनेंट का नहीं होगा। लेकिन जब S इक्वल टू 1 है तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हम जानते हैं कि जो J होता है उसकी वैल्यू L माइनस एस से लेकर और एक एक बढ़ते बढ़ते L प्लस एस तक जाती है, करेक्ट। सो J की वैल्यू L माइनस एस होती है, L प्लस एस होती है। अब ये दोनों हम रख लेते हैं एक बार, है ना। तो हमारे पास
J इज इक्वल्स टू L प्लस S मान लो एक बार, यहाँ से आप L की वैल्यू निकालो। सो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, J माइनस S हो जाएगी। अब क्योंकि अगर हमें प्लस माइनस दोनों कॉम्बिनेशन लेने हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले लो, तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब हम S इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, सो S इक्वल टू 1 आप यहाँ रखिए, सो J प्लस माइनस 1 हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं बता देती हूँ, ये देखो L की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, J प्लस माइनस 1। अब आपके पास यहाँ पर हमें पता है कि L की वैल्यू जो है, इसका मतलब शुरू कहाँ से होगी, J माइनस 1 से होगी, फिर एक J माइनस 1 होगी, फिर उसमें एक ऐड करो, एक ऐड करेंगे तो J हो जाएगा, फिर एक और ऐड करो तो J प्लस 1, क्योंकि ये आपको बताता है सिर्फ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, इसके बीच में आपको खुद लिखना पड़ता है। तो मिनिमम वैल्यू होती है J माइनस 1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है J प्लस 1, तो इन दोनों के बीच में J और आ जाएगा, तो L की 3 वैल्यू हो गई, J माइनस 1, J एंड J प्लस 1 हैव द सेम पेरिटी, और L इक्वल टू J हैव ऑपोजिट पेरिटी। अब ये कैसे पता चला हमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को थोड़ा सा देख लो, और थोड़ा सा, यार ये नीचे जाएगा, और चलो कोई बात नहीं, नीचे वाला मैं बता दूंगी, नीचे वाले और आ जाएंगे हमारे पास। अब इस टेबल को समझिए, सबसे पहले सिंगलेट स्टेट के बारे में बात करते हैं, S इक्वल टू 0। अगर S इक्वल टू 0 है तो L की अगर वैल्यू 0 आएगी तो J 0 होगा, क्योंकि अगर जब S इक्वल टू 0 होता है तो J L जो है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, J के इक्वल आता है। तो J 0 है तो L 0, J 1 है तो L 1, J 2 है तो L 2, J 3 है तो L 3, J 4 है तो L 4, बस इतना ही करेंगे। अब पैरिटी चेक करते हैं, जब L 0 होता है और जब L2 होता है और जब L4 होता है, तो हम जानते हैं L इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 एंड 4, ये सब क्या होते हैं, इवन पैरिटी वाले होते हैं। सो ये सब इवन पैरिटी है, तो इवन पैरिटी वाले कॉलम में आपको टेबल लिखनी पड़ेगी। अब इनकी वैल्यू, ये टर्म बनाते हैं, टर्म कैसे बनाते हैं तो ये देख लेते हैं अपन, टर्म कैसे बनाते हैं। क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि सबसे पहले ये 0 है, सो 2s प्लस 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब L की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0, 2 एंड 4, ये आ रही है। सो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, 0 के करस्पॉन्डिंग S, 2 के करस्पॉन्डिंग D, और 4 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितना आता है, S P D F G। हमारे पास जी आएगा क्या, हाँ जी आएगा, ये जी आ चुका है। अब हम जे की वैल्यू लेते हैं, जे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, 0, 2 एंड 4। तो टर्म कैसे लिखते हैं, 2s प्लस 1, फिर यहाँ पे L और यहाँ पे J, करेक्ट, तो वो लिखते हैं। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू तो हमेशा ही 1 रहेगी, 1, और एक बार S लिखना है, एक बार D लिखना है, एक बार G लिखना है, तो एक तो 1s आएगा, एक आएगा 1D आएगा, एक आएगा 1G आएगा, और J की वैल्यू कितनी है, 0, 2 एंड 4, तो 0, 2 एंड 4, और ये हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे, इवन पैरिटी वाले होंगे। सो इवन पैरिटी वाले कॉलम में आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखो 1s0, 1d2 एंड 1g4, ठीक है। ऑड पैरिटी वाला करते हैं, ये मिटेगा या नहीं मिटेगा मुझे पता नहीं है, चलो मिट गया। अब आ जाते हैं अपन ऑड पैरिटी के अंदर। ऑड पैरिटी में हमें क्या मिलेगा, एक तो ये 1 वाला, j इक्वल टू 1 होगा, और एक 3 वाला, ठीक है, ये 1 और 3 वाला करना है। सो जब L इक्वल टू 1 होगा तो अच्छा 2s प्लस 1 की वैल्यू तो 1 ही मिलेगी आपको, सो 1 ही आएगा, इसमें भी 1 ही मिलेगा आपको, 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ L इक्वल टू 1 है, L इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग P होता है, और L इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग F होता है, और यहाँ पर J की वैल्यू 3 आ रही है तो 3 हो गया, और यहाँ पे 1 आ रही है, तो ये ऑड पैरिटी वाले हो गए। सो आई होप आपको ये वाला टेबल तो समझ में आ गया। अब हम अपन चलते हैं ट्रिपलेट स्टेट के बारे में, ठीक है। ट्रिपलेट स्टेट के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं, ट्रिपलेट स्टेट में आपका S इक्वल टू 1 है, S इक्वल टू 1 में अगर आपका J 0 हुआ तो हमारे पास हमने देखा L की वैल्यू जो है वो J प्लस माइनस 1 होगा, J प्लस माइनस 1 होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो जब S इक्वल टू 1 है ना, S इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू 0 है, तो आपके पास L की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है, ध्यान रखना, है ना, L की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। तो अगर J की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 और प्लस माइनस 1 लेना है, माइनस आप ले नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 ही करना पड़ेगा, तो 1 आ रहा है, तो देखो L की वैल्यू 1 आ रही है। अब जब मैंने आपको J बता दिया, S बता दिया और L बता दिया, ये J है ये L है, तो आप टर्म बना सकते हैं। कैसे, इस बार ट्रिपलेट है, सो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, हमेशा 3 मिलेगी। सो ऊपर तो आपके पास 3 आ रहा है, और क्योंकि L की वैल्यू 1 है तो ऑड पैरिटी वाला आएगा, इसलिए ऑड पैरिटी के कॉलम में करना है, तो 3 आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, और J की वैल्यू कितनी है 0, सो 3p नोट, सो ये आ गया 3p नोट, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जे की वैल्यू 1 हो और एल की वैल्यू भी 1 हो। सॉरी, एल की तो कैलकुलेट करनी है, एल की तो कैलकुलेट करनी है, सो एल कितना हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस माइनस 1 अगर अपन करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो हमारे पास जे की वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो हमारे पास 2s प्लस 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अभी भी एल इक्वल टू 1 है, तो एल इक्वल टू 1 के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, p, और जे की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 1 ही ले रखी है, सो अपन ने 1 ही ले ली, सो 3p1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3p1 हो जाएगा। अब देखो, जे की वैल्यू अगर 1 लेते हैं और एल की वैल्यू सपोज हमारे पास 0 और 2, दो ले लेते हैं, एक साथ ही ले ली 0 और 2, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, अब वो खुद आप समझ जाओ, 0 और 1 से, 0 और 1 से क्या मिलेगा हमें, तो अच्छा 3 तो आएगा ही आएगा। एल इक्वल टू 0 के लिए एस और 2 के लिए डी, तो ये भी समझ में आ गया, एस आ जाएगा और डी आ जाएगा, और जे कितना ले रखा है, 1 ले रखा है, तो 3s1 और 3d1, हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर आ जाएगा, 3s1 और 3d1। और इसी तरह से आप बाकी के निकाल लेना, ये वाले है ना, ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ, ये आप निकाल लेना क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। सो अंडर द एक्शन ऑफ द नॉन सेंट्रल, ये सारा नॉन सेंट्रल के केस में था, ड्यूटेरॉन विल बी अ मिक्सिंग ऑफ, ड्यूटेरॉन पाया जाता है 3s1 और 3d1, ग्राउंड स्टेट में जो होता है 3s और 3d का मिक्सचर होता है, और इसको ग्राउंड स्टेट हमने लिया है यहाँ पे, ये सबसे पहले, क्योंकि वाई, क्योंकि हम ऑड पेरिटी वाला नहीं लेना था, और इवन पैरिटी में ट्रिपलेट स्टेट में सबसे पहला कौन सा आ रहा है, देखो ये हमने कैसे डिसाइड किया यहाँ पे कि इसी का मिक्सचर होगा ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि बाद में सारे एक्साइटेड आएंगे, हमें क्या लेना है, ये समझ लो थोड़ा सा बस। देखो, हमने यहाँ पे ये देख लिया था कि ग्राउंड स्टेट में हमें लेना है, सो ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास ड्यूटेरॉन इवन पैरिटी में लेना है, सो ये सबसे पहला आ गया ऑड पैरिटी का, ये भी ऑड पैरिटी का, सो सबसे फर्स्ट इवन पैरिटी कौन सा आया, ये आया, ये मिक्सचर आया, तो इसलिए इसको ग्राउंड स्टेट में ले लिया, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास एल के नंबर बढ़ते जाएंगे, जे के नंबर बढ़ते जाएंगे, तो ये जो आ रहे हैं टर्म, ये एक्साइटेड स्टेट्स में, और ये हमने पहले दे दिया था कि एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू।